बच्चों गुड मॉर्निंग। आज पाचन क्रिया के इस क्रम में हमें पढ़ना है मनुष्य की छोटी आंत में पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। चलो इसमें देखते हैं। हम जानते हैं कि छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है भाग ग्रहणी, जिसे कहते हैं हम डियोडेनम, डियोडेनम होता है। और दूसरा भाग होता है मध्यांतर, जिसे कहते हैं जेजुनम, जेजुनम होता है। और तीसरा होता है भाग शेषांत, इसे कहते हैं इलियम। ठीक है। और इस भाग में हम जानते हैं सबसे पहले जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी भाग जो कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल सी आकार की होती है। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ग्रहणी में लीवर से आया हुआ एक रस होता है, जिसका नाम होता है पित्त रस। लीवर से निकलता है पित्त रस, जो कि ग्रहणी में मिल जाता है। और इसी ही रचना में पेनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय से पेनक्रियाज, ठीक है ना, पेनक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस, जिसे कहते हैं अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस। तो जो ये दोनों रस होते हैं, ये जब पहुंचते हैं भोजन में तो ये भोजन को क्षारीय कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? क्षारीय, अर्थात एल्केलाइन कर देते हैं। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जो पित्त रस होता है, पित्त रस और अग्न्याशयी रस में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले अग्न्याशय में मिलता है पित्त रस। तो पित्त रस हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होगा? क्षारीय होता है, जिसका पीएच समथिंग 7.7 या 8 तक होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें 92% जल मिला होता है। ठीक। 0.3% में पित्त वर्णक होते हैं। जो वर्णक भी हैं ये 2 होते हैं मुख्यतः। बिलिरुबिन होता है, पहला है बिलिरुबिन, और दूसरा होता है बिलिवर्डिन। इसके अलावा इसी में 0.3% के समथिंग में से लेकर के 0.9 तक कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ठीक। 0.3% में लेसेथिन भी होते हैं। और इसके साथ साथ 1% में वसा अम्ल होते हैं। वसा अम्ल होते हैं। तो ये तरह हमारा कंपोजिशन पित्त रस का। आइए देखते हैं अग्न्याशयी रस में कौन कौन से मिलते हैं वर्णक। थोड़ा सा जानते हैं पहले इसके नेचर के बारे में। तो जो इसका नेचर भी है क्षारीय ही होता है। कैसे होगा? क्षारीय होगा। इसका पीएच मान रेंज करता है 7.5 से लेकर के 8.2 तक। ठीक। और इसके साथ साथ इसमें भी 96% तक जल होता है। 4% में पाचक
एंजाइम होंगे, 4% में पाचक एंजाइम होते हैं। तो ये तो था हमारा कंपोजिशन, जो कि छोटी आंत के सभी जो दोनों एंजाइम ये पाचक रस हैं कहाँ मिलते हैं इकट्ठा करके, ग्रहणी में। तो जो ग्रहणी होती है यह कैपिटल सी आकार की होती है और इसी में ही पित्त रस से और अग्नाशय रस से जब मिलते हैं भोजन से तो आपका भोजन क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रहणी में पाचन कैसे होता है। ग्रहणी में पाचन के लिए कौन कौन से पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। अब शुरू होता है हमारा ग्रहणी भाग में पाचन कैसे होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रहणी भाग में आए हुए पित्त रस में एक एंजाइम जिसका नाम होता है ट्रिप्सिनोजन होता है, जो कि यह इनएक्टिव अवस्था में होता है और इसको एक्टिव करने के लिए एंटेरोकाइनेज एंजाइम इस पर कार्य करता है, जिससे यह सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अब जो सक्रिय ट्रिप्सिन होता है यानी कि एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन पर अपना एक्शन करता है और प्रोटीन को तोड़ने के लिए यहाँ पर जब ट्रिप्सिन आती है तो पेप्सिन जो है ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन्स को तोड़ देता है पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है। यहाँ पर भी जो है पीएच रेंज करता है 7 से लेकर के 8 के बीच में। ठीक है। अब इसके बाद इसी में आपका आता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है ना। काइमोट्रिप्सिन को जो है ट्रिप्सिनोजन, चूंकि यह भी निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो इसको भी एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ट्रिप्सिन का योग होता है। ट्रिप्सिन जो है यहाँ काम करता है काइमोट्रिप्सिनोजन पर, तो ट्रिप्सिन जो है यहाँ एक्ट करेगा और तोड़ता है काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। क्योंकि जो होता है काइमोट्रिप्सिनोजन यह इनएक्टिव होता है और ट्रिप्सिन की सक्रियता से यह काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रोटीन को पचाने में भी हेल्प करता है। यहाँ दिखा देना है प्रोटीन को तोड़ा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ काइमोट्रिप्सिन से, तो यह टूट जाता है पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाता है। और इसके साथ साथ जब टूटा होता है पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड तो इस पर एक एंजाइम कार्य करता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसका नाम होता है एंजाइम का कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और यह एंजाइम पेप्टोन्स को प्लस पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ता है सिंपल अणुओं में, जिसका नाम होता है अमीनो एसिड्स। ठीक है। और अब आगे देखते हैं, इसमें हम पाते हैं स्टार्च यानी कि मंड होता है। स्टार्च एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है और इस पर काम करता है एमाइलोप्सिन, या इसे कहते हैं एमाइलेज एंजाइम भी। एमाइलेज एंजाइम होता है और यह एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है डाइसैकेराइड्स में, दैट इज माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, जो इसमें आते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है इमल्सिफाइड फैट अथवा या लिपिड भी होता है। जब इमल्सिफाइड फैट पर कार्य करता है स्टीएप्सिन एंजाइम
तो यह फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। इसके अलावा अब अगर हमारे भोजन में कुछ आए होते हैं न्यूक्लिक एसिड के भी अणु, जो कि हमें सब्जियों और फलों से प्राप्त होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्लों को तोड़ने के लिए कार्य करता है न्यूक्लियेज एंजाइम, और यह न्यूक्लिक एसिड्स को सबसे सरलतम न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है। ग्रहणी में पाचन के पश्चात भोजन पहुंचता है मध्यांत्र में, और मध्यांत्र में स्रावित होता है आंतरीय रस। आंतरीय रस जिसको कहते हैं हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। और जो यह रस होता है यह एक टाइप का कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसमें भोजन के पाचन के सभी अवयव अर्थात एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर है सुक्रोज, जो कि एक शर्करा है सुक्रोज। इसको पचाने के लिए यहाँ पर एक्ट करता है सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम कार्य करता है, लेकिन जो पीएच आपका होता है इस कंडीशन के लिए भी वह 7 से 8 के ही समथिंग में होता है। और सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज एंजाइम लगता है। तोड़ता किसमें है? तोड़ता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है सुक्रेज एंजाइम। तोड़ता किसको था? सुक्रोज को। अब आता है लैक्टोज। जो लैक्टोज शर्करा होती है यह मिलती है मिल्क में। तो अगर आपने मिल्क ड्रिंक किया होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर कार्य करता है लैक्टेज एंजाइम। पीएच आपका वही रहेगा 7 से 8 के ही समथिंग में। और तोड़ता इसको है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। और इसके साथ साथ अगर माल्टोज शुगर थी तो माल्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम कार्य करता है माल्टेज एंजाइम। और पीएच आपका लमसम 7 से 8 ही रहेगा। तो उसके बाद माल्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में टूटता है। इसके पश्चात हम देखते हैं वसा को पचाने के लिए यहाँ पर साबित होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो कि हमारे वसाओं पर कार्य करता है। तो जो वसा बची होती है यह टूटता है सिंपलेस्ट अणुओं में, इसको कहते हैं फैटी एसिड्स अर्थात वसीय अम्ल होते हैं। और बाद में बनता है ग्लिसरॉल भी इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रोटीन भी जो भोजन में आई थी, प्रोटीन के पाचन के लिए यहाँ पर निकलता है इरेप्सिन एंजाइम। तो जो बचे थे प्रोटीन के टूटने पर सिंपलेस्ट अणु कुछ इसमें थे पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ता है यह सबसे सरलतम अमीनो अम्लों में। और इसके साथ साथ अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, तो इनको तोड़ने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, तो जिससे यह टूट जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोसाइड्स और प्लस फास्फेट। और जो बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स भी, न्यूक्लियोसाइड्स
को भी तोड़ता है एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, और इस एंजाइम की सक्रियता से यह टूटेगा नाइट्रोजनी क्षारक अर्थात नाइट्रोजनी बेस में और प्लस शुगर में, शर्करा में टूट जाता है। तो ये था हमारा छोटी आंत में पाचन क्रिया कैसे होती है। आपने देखा कि ग्रहणी में और छोटी आंत में जो भाग था मध्यांत में, टोटल मिला करके भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, और जो बचा होता है शेषांत भाग में अनेकों सूक्ष्मांग होते हैं जिनको कहते हैं बिलाई। उन्हीं बिलाई में ही भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपने पढ़ा कि भोजन के पाचन की क्रिया के लिए कौन कौन से पाचक एंजाइम सहायक होते हैं और किस एंजाइम का किस भाग में क्या रोल होता है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, छोटी आंत में पाचन, और संभवतः पाचन आपका पूरा खत्म